नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल YumYumD 1918 में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताएंगे इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच, जो बहुत से लोगों की समस्याएं होती हैं और लोग यहाँ नहीं समझ पाते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या या कितने प्रकार का होता है। तो शायद आज यह वीडियो देखने के बाद में आप सबकी ये परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और आप सब लोग समझने लगेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। तो आइए हम देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो पहले हम डालेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखिए, हम देखते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। तो इसको ये पार्ट ऑफ स्पीच होता है 8 प्रकार के। तो पहले एक बार हम इसके 8 का नाम लिख लेंगे यहाँ पर, उसके बाद में फिर एक एक करके समझेंगे। तो आइए एक साथ में पहले नाम लिखते हैं इसका। पहला होता है नाउन, जिसको हम कहते हैं संज्ञा। दूसरा होता है प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं सर्वनाम। तीसरा होता है एडजेक्टिव, जिसे हम कहते हैं विशेषण। चौथा होता है वर्ब, जिसे हम कहते हैं क्रिया। पांचवा होता है एडवर्ब, जिसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। छठवां होता है प्रीपोजिशन, जिसको हम कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। सातवां हमारा होता है कंजक्शन, जिसे हम कहते हैं संयोजक। और आठवां हमारा होता है इंटरजेक्शन, जिसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। अब देखिए, हमारे 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। पहला होता है नाउन, जिसको हम कहते हैं संज्ञा। दूसरा होता है प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं सर्वनाम। तीसरा होता है एडजेक्टिव, जिसे हम कहते हैं विशेषण। चौथा होता है वर्ब, जिसे हम कहते हैं क्रिया। पांचवा होता है एडवर्ब, जिसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। छठवां हमारा होता है प्रीपोजिशन, जिसे हम कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। सातवां होता है कंजक्शन, जिसे हम संयोजक कहते हैं। और आठवां हमारा होता है इंटरजेक्शन, जिसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आइए हम इनको एक एक करके समझते हैं और देखते हैं इसके एग्जाम्पलों को और इसकी डेफिनेशन को। तो आइए पहला हम देखते हैं नाउन को। तो यहाँ पे हम डालेंगे पहला नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा। अब इसका परिभाषा हम लोग देखेंगे। तो लिखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे लिखिए यहाँ पे, जैसे राम, सीता, पेन, बुक, दिल्ली, आगरा, etc।
अब देखिए हमने लिखा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहेंगे। तो यहाँ देखिए राम और सीता एक व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। राम और सीता क्या है? एक व्यक्ति हैं। पेन और बुक क्या हो गया? एक वस्तु हो गया। और दिल्ली आगरा क्या हो गया? एक स्थान हो गया। तो हमने यही कहा है कि जहां पर किसी व्यक्ति का नाम आएगा या किसी वस्तु का नाम आएगा या किसी स्थान का नाम आएगा उसे हम संज्ञा कहेंगे। तो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उम्मीद है कि सभी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे पे, जिसको हम कहते हैं सर्वनाम या प्रोनाउन। डालिए दूसरा, प्रोनाउन। प्रोनाउन जिसको हम कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। जैसे लिखिए, ही, शी, इट, आई, बी, यू, दे, etc। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया कि राम इज ए राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे देखिए राम जो है ये संज्ञा है। राम क्या है? ये संज्ञा है, क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति का नाम आया है। राम एक व्यक्ति का नाम है। अगर यहाँ पे हम लिख दें कि ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ देखिए, यहाँ राम एक संज्ञा था लेकिन ही लगने के बाद ये सर्वनाम हो गया। ऐसे एक एग्जांपल और समझ लीजिए कि सीता cooks the food, सीता खाना पकाती है। तो यहाँ देखिए सीता ये एक व्यक्ति का नाम है, एक लड़की का नाम है, ये नाउन है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लिख देंगे शी कुक्स द फूड, वह खाना पकाती है, तो ये सर्वनाम हो गया। तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होगा उसे हम सर्वनाम कहेंगे। अब चलिए तीसरे पे चलते हैं हम। तीसरा हमारा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसे हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण। अब इसकी परिभाषा कौन समझते हैं? तो लिखिए, संज्ञा व सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम दोनों की विशेषता बताएगा उसे हम विशेषण कहेंगे। जैसे लिखिए, गुड, बैड,
ब्रेव, ब्रेव हो गया, ऑनेस्ट हो गया, ऑनेस्ट, ETC। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम दोनों की विशेषता बताएगा उसे हम विशेषण कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे गुड लिखा है, गुड मतलब होता है अच्छा, अच्छा किसी न किसी आदमी की विशेषता है। बैड मतलब होता है बुरा, ये भी किसी न किसी आदमी की विशेषता है कि वह बुरा है। ब्रेव मतलब होता है बहादुर, और ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। तो एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल हम लिखेंगे यहाँ पे कि रोहन इज ए ब्रेव बॉय, रोहन इज ए ब्रेव बॉय। रोहन एक बहादुर लड़का है। तो यहाँ रोहन की विशेषता क्या है कि वो एक बहादुर है। अगर हम यहाँ पे लिख देते कि रोहन इज ए बॉय, रोहन इज ए बॉय, तो ये होता कि रोहन एक लड़का है, लेकिन रोहन की विशेषता क्या है ये हमको पता नहीं चलती। लेकिन हम जब यहाँ पे लिख दिए कि रोहन इज ए ब्रेव बॉय, तो रोहन एक बहादुर लड़का है, ना कि वो कायर है। तो यहाँ पे रोहन की विशेषता पता चल गया कि ये कैसा है, बहादुर। तो यहाँ पे इसकी विशेषता क्या हो गई, ब्रेव हो गई। ऐसे एक एग्जाम्पल और हम लिखेंगे कि राम इज ए ऑनेस्ट मैन, राम एक ईमानदार आदमी है। तो यहाँ राम की विशेषता क्या है, ऑनेस्ट, कि राम कैसे आदमी है, ईमानदार आदमी है। यदि हम यहाँ पे लिख देते कि राम इज ए मैन, राम इज ए मैन, तो यहाँ राम की विशेषता हमको पता नहीं चलती कि राम बेईमान है कि ईमानदार है। लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया कि राम इज ए ऑनेस्ट मैन, राम एक ईमानदार आदमी है, तो ये राम की विशेषता हो गई। तो जिस शब्द से संज्ञा व सर्वनाम दोनों की विशेषता पता चलेगा उसे हम विशेषण कहेंगे। आइए अब चलते हैं चौथे पर। जिसको हम कहते हैं वर्ब, और हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए पहले कि जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का करना, किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाएगा उसे हम क्रिया कहेंगे। जैसे लिखिए यहाँ पर, जैसे रीड, रन, राइट, लाफ, ETC। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाएगा उसे हम क्रिया कहेंगे। जैसे रीड मतलब पढ़ना, यहाँ पढ़ना एक काम है, एक कार्य हो रहा है। रन, रन मतलब दौड़ना होता है, दौड़ना भी एक क्रिया है। यहाँ पे देखिए राइट, राइट मतलब होता है लिखना, लिखना भी एक क्रिया है। लाफ मतलब होता है हंसना, हंसना भी हमारा एक क्रिया है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लिख ले यहाँ पे कि राम रीड्स द बुक, राम किताब पढ़ता है। तो यहाँ राम के द्वारा क्रिया हो रहा है पढ़ाई करने का। राम क्या कर रहा है, राम अपना किताब पढ़ रहा है, तो राम अपना काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए रीड्स, ये क्रिया हो रहा है। ऐसे यहाँ पे हम लिख दें कि सोहन रन्स, सोहन रन्स, सोहन दौड़ता है। तो यहाँ सोहन के द्वारा क्रिया हो रहा है दौड़ने का, यहाँ भी कुछ ना कुछ क्रिया दिखाई गया है। तो उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। हम चलते हैं आगे 5वें नंबर पे, जिसको हम कहते हैं एडवर्ब।
हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अब इसका परिभाषा हम देखेंगे, तो इसका परिभाषा पहले लिख लीजिए कि जिस शब्द के द्वारा संज्ञा व सर्वनाम दोनों की क्रिया के साथ साथ विशेषता का भी पता चलता है। विशेषता का भी पता चलता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए, जिस शब्द के द्वारा संज्ञा व सर्वनाम दोनों की क्रिया के साथ साथ विशेषता का पता चलेगा, उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे एग्जांपल में लिखिए यहाँ पे, जैसे में लिखिए पहले, जैसे वेरी फास्ट, उसके बाद में यहाँ पे लिख लीजिए जूसी, ETC। अब जिस शब्द के द्वारा संज्ञा व सर्वनाम दोनों की क्रिया के साथ साथ, यानी उसके कार्य के साथ साथ उसकी विशेषता का भी पता चलेगा, उसे हम क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल में देखिए हम क्या कहते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे कि राम रन्स फास्ट। यहाँ देखिए, राम के द्वारा क्रिया भी हो रहा है और उसकी विशेषता भी पता चल रहा है। जैसे राम तो दौड़ रहा है, अपनी कार्य कर रहा है, लेकिन कैसा दौड़ रहा है? फास्ट, यानी तेज दौड़ रहा है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? विशेषता कि वो दौड़ तो रहा है लेकिन तेज। यहाँ देखिए, इसकी क्रिया भी पता चल गई कि ये कार्य कर रहा है दौड़ने का, और कैसा दौड़ रहा है, इसकी विशेषता है कि ये तेज दौड़ रहा है। तो ये हो गया इसका क्रिया और ये हो गई इसकी विशेषता। ऐसे एक एग्जाम्पल और समझेंगे कि सीता रीडिंग इज वेरी स्लो। सीता पढ़ाई बहुत स्लो कर रही है। तो यहाँ सीता के द्वारा कार्य हो रहा है पढ़ाई करने का, लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि वो बहुत स्लो पढ़ रही है। तो उम्मीद है ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने 6वें पे, जिसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। तो डालिए यहाँ पे प्रीपोजिशन। अब इसको हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। अब देखिए, इसके नाम के द्वारा ही पता चलता है कि इसमें कुछ ना कुछ संबंध दिखाई देगा। तो यहाँ पे संबंध तो बनेगा ही, क्योंकि इसका नाम ही है संबंध बोधक अव्यय। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जिस शब्द के द्वारा संज्ञा व सर्वनाम का किसी अन्य शब्द के साथ संबंध बनता है, किसी अन्य शब्द के साथ संबंध बनता है, उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं।
जिसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा संज्ञा व सर्वनाम का किसी अन्य शब्द के साथ संबंध बनेगा उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे यहाँ पे लिखिए आन, आन हो गया, उसके बाद में हमारा आन हो गया, एट हो गया, आलसो हो गया, ETC, और एक और लिख लीजिए विथ हो गया, ETC। जिस शब्द के द्वारा संज्ञा व सर्वनाम का किसी अन्य शब्द के साथ संबंध बनेगा उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिख दें कि मंकी सिट ऑन द ट्री, मंकी सिट ऑन द ट्री, बंदर जो है पेड़ पर बैठा है। तो यहाँ पे बंदर का संबंध किससे बताया गया है? पेड़ से बताया गया। बंदर का संबंध किससे बताया गया है? पेड़ से। और बताया किसने है? ऑन ने बताया है। बंदर बैठा है लेकिन किस पर? पेड़ पर। तो ऑन लग करके इसका एक संबंध प्रकट हो गया कि मंकी सिट ऑन द ट्री, बंदर पेड़ पे बैठा है। इसे दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे हम कि रामू वॉक्स विथ श्यामू, विथ श्यामू, रामू श्यामू के साथ घूमता है। देखिए रामू घूमता है लेकिन किसके साथ? श्यामू के साथ। यानी रामू का संबंध विथ लग करके बन गया कि रामू घूमता है लेकिन अपने एक दोस्त श्यामू के साथ। तो ये विथ लग गया तो इसका संबंध बन गया। यहाँ पे आन लग गया तो ट्री से मंकी का संबंध बन गया। तो इस तरह का संबंध जहाँ पे बनेगा उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। तो आइए चलते हैं अगले पे। सातवां है हमारा कंजक्शन। तो लिखेंगे यहाँ पे कंजक्शन, जिसको हम कहते हैं संयोजक। संयोजक। तो इसका परिभाषा लिखेंगे कि वह शब्द जो दो या दो से अधिक, वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ता है उसे संयोजक कहते हैं। उसे संयोजक कहते हैं। जैसे एंड, बट, ETC। देखिए वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ता है उसे हम संयोजक कहते हैं। जैसे देखिए एंड, बट, आल्सो, ETC। एग्जाम्पल हम लिखेंगे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम रियल फ्रेंड्स। राम और श्याम मित्र हैं। तो यहाँ देखिए राम के साथ श्याम का संबंध किसने जोड़ा? एंड ने जोड़ा। राम के साथ श्याम का संबंध किसने जोड़ा? एंड ने जोड़ा कि राम और श्याम मित्र हैं। ऐसे एक एग्जांपल और समझेंगे कि यू आर इंटेलिजेंट बट you are
नॉट रीड। तुम बुद्धिमान हो लेकिन तुम पढ़ाई नहीं करते हो। देखिए यहाँ पर एक वाक्य है कि तुम बुद्धिमान हो, तुम क्या हो, बुद्धिमान हो, और एक वाक्य है कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो। तो यहाँ दोनों वाक्यों के एक साथ किसने जोड़ा, बट ने। तुम बुद्धिमान हो लेकिन तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और पहला वाक्य क्या था, राम एंड श्याम वेर फ्रेंड्स, राम और श्याम मित्र हैं। तो वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ता है उसे हम संयोजक कहते हैं। अब एक लास्ट बचा है जिसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। आइए उसको भी समझ लेते हैं। हमारा 8वां है इंटरजेक्शन, जिसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसका हम परिभाषा लिखेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय का लिखेंगे कि जिस शब्द के द्वारा हमारे अंदर दुख, क्रोध, खुशी आदि का भाव उत्पन्न होता है, आदि का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे लिखिए यहाँ पर, जैसे लिखेंगे ओह, अलाश, वाव, जिस शब्द के द्वारा हमारे अंदर दुख, क्रोध, खुशी आदि का भाव उत्पन्न होगा उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे देखिए ओह मतलब होता है अरे, अलास मतलब होता है दुखद, और वाव मतलब होता है जैसे कोई चीज होता है कहते हैं वाव कितना अच्छा, कितना बढ़िया। तो आइए इसका एग्जाम्पल हम जरा देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, ओह यू आर पास। देखिए वो मतलब क्या होता है, अरे तुम तो पास हो गए। तो जैसे अगर आप किसी चीज का पेपर दे करके आए हैं, चाहे आप हाई स्कूल का दिए हो, इंटर का दिए हो या किसी कंपटीशन लेवल का दिए हो, और आपको अभी तक अपना रिजल्ट मालूम नहीं है, अचानक कोई आपसे आकर के कहता है कि ओह यू आर पास, अरे तुम तो पास हो गए, तो आपके अंदर उस टाइम बहुत ही ज्यादा खुशी की भावनाएं उत्पन्न होती है। लेकिन अगर देखिए कोई अगर आपसे आकर के कह दे कि अलाश यू आर फेल, दुखद घटना है कि आप फेल हो गए, तो यहाँ पे आपके अंदर दुख की भावना उत्पन्न होगी। तो जहां भी हमारे अंदर जैसी भी मतलब भावनाएं उत्पन्न होती हैं तो उसे ही हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अगर कोई खुशी का बात रहेगा तो खुशी हमारे अंदर उत्पन्न होगी, कोई दुख का बात रहेगा तो दुख हमारे अंदर उत्पन्न होगा, कोई क्रोध का बात रहेगा तो क्रोध हमारे अंदर उत्पन्न होगा। तो जहां पर ये सब फील होगा हमें, वहां हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहेंगे। तो उम्मीद है हमको कि यह पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।